Very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic exchange of gases in lung. Exchange in lung, alveoli and tissue. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कैरिड आउट हो रहा है, एक बार इसे पढ़ने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन वी प्रोसीड टू द टुडेज टॉपिक. तो क्विक रिवीजन में दैट इज ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है चैप्टर. तो यहाँ पे ब्रीथिंग क्या है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन एटमॉस्फेयर एंड लंग एंड टिश्यूज. अब यहाँ पे ब्रीदिंग प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लाया जाता है, दैट इज ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है बाय द डिफरेंट सेल्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसे बाहर किया जाता है और रिलीज आउट किया जाता है. ये दोनों ही प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, ब्रीथिंग बोला जाएगा और रेस्पिरेशन बोला जाएगा. नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के होते हैं, दैट इज प्रिमिटिव टू हायर मोस्ट में अलग अलग रहेंगे. यहाँ पे सबसे प्रिमिटिव प्लाज्मा सबसे प्रिमिटिव प्रोटोजोन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. नाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और टिश्यू ग्रेड ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होल बॉडी सरफेस होता है. नाउ कम टू द फ्लैट वॉर्म, यहाँ पे भी फ्लैट वॉर्म प्लेटी हेलमिंथीज, यहाँ पे भी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो बॉडी सरफेस होगा. नाउ एनिलिडा इन ऑर्थोपोडा इन एनिलिडा इन अर्थवॉर्म एग्जाम्पल. एंड देन यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है थ्रू बॉडी सरफेस ना, जिस वजह से इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं ना. इसके बाद जो एनिलिडा के बाद ऑर्थोपोडा, यहाँ पे से स्पेशलाइज स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है. और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेकिया. अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड है तो वहाँ पे ट्रेकिया प्रेजेंट होंगे. अगर एक्वेटिक ऑर्थोपोड हैं तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स प्रेजेंट होंगे. और इसके साथ जब मूव कर जाते हैं हायर मोस्ट में, दैट इज कि जब वर्टिब्रेट्स में मूव कर जाते हैं इन वर्टिब्रेट टू वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट में हमें क्या मिल जाते हैं, गिल्स मिल जाते हैं इन फिश. और इन एम्फीबिया में अगेन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, फ्रॉग एग्जाम्पल है फ्रॉग. और इसके गिल्स से, अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहाँ यहाँ पे ब्रोंकाई रेस्पिरेशन. अगर गिल्स में जैसे लग और एंग्लिडा में या एम्फीबिया में जो लार्वा होते हैं, यहाँ पे लार्वा में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जिससे बोला जाता है जो वस्कुलराइज स्ट्रक्चर है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल रेस्पिरेशन और ब्रोंकाई रेस्पिरेशन. ना इसके बाद जब मूव कर जाते हैं हायर वर्टिब्रेट में, फिश जैसे कि फिश, यहाँ पे रेस्पिरेशन किसके थ्रू होते हैं, थ्रू गिल्स होते हैं. एम्फीबिया में जैसे दोनों टाइप के रेस्पिरेशन हो गए, बाय गिल्स भी हो जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी हो जाता है, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन. अगर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होगा ना. अब इसके बाद जब रेप्टाइल्स एवीज मैमल में देखते हैं तो वहाँ पे रेस्पिरेशन चेंज दिखाई देता है, और विथ स्पेशलाइज्ड और वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स, जिसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं. लंग के थ्रू रेस्पिरेशन होता है ना. स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीथिंग, जहाँ से अंदर एयर को अंदर लिया जा रहा है एंड बाहर कर दिया जा रहा है, रिलीज आउट कर दिया जा रहा है ना. इसके बाद सबसे पहले पल्मोनरी रेस्पिरेशन, देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विद इन एल्वेओलाई, देन ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड, एंड देन लास्ट इज फोर्थ स्टेप इज अगेन डिफ्यूजन विद इन सेल. देन फिर यहाँ से डिफ्यूजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाते हैं आरबीसीज पे एंड रिलीज आउटसाइड ना. इस जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है और वो कैसे कैरिड आउट होता है, वो थ्रू लंग, जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है वो कैसे कैरिड आउट होता है. तो ये लंग में थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे वर्क करता है. जैसे कि लंग की एल्वेलाई में प्रेशर ग्रेडियंट एट इन कंपैरिजन टू अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर
ऑक्सीजन प्रेशर कम है तो हायर टू लोअर प्रेशर आने लग जाएंगे, और वैसे ही उसी तरीके से हायर एटमॉस्फेयर का प्रेशर हायर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर कर जाएगा एल्वेलाई में। अब ना एल्वेलाई के अंदर या लंग के अंदर प्रेशर जब इंक्रीज कर जाएगा, स्लाइटली भी अगर इंक्रीज करेगा इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर, देन रिलीज आउट हो जाएंगे। तो ये ब्रीथिंग मैकेनिज्म। देन इसके बाद जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिड्यूअल वॉल्यूम, देन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, एंड फंक्शनल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। देन टोटल लंग कैपेसिटी के बाद ये सभी कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम से क्या हमें डिटरमाइन हो रहा था, जैसे टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, इसमें ब्रीथिंग में कितने टोटल नंबर ऑफ एयर इंस्पायरेशन के थ्रू और एक्सपायरेशन के थ्रू द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आ रहा है, दैट इज़ 500 ml विद इन अ रेस्पिरेशन। और वही 1 मिनट में अगर कैलकुलेट कर दें तो 1 मिनट में 12 to 16 बार ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, तो अगर 5 to 6,000 एंड सो ऑन, इसी तरीके से सभी होंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। और जैसे फोर्सिबल एक्सपायरेशन क्या है, तो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम में वही कंसीडर कर दिया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 100 to 1100 1000 to 1100 तक मिलीलीटर तक इसका वॉल्यूम हो सकता है ना। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑलरेडी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है, दैट इज इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द नॉस्ट्रिल एंड ओपन इनटू द नेजल चैम्बर, देन ओपन इनटू फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स पे कवरिंग होती है कार्टिलेजिनस विच इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। देन लैरिंग्स में से फिर एयर ट्रांसफर कर दिया जाता है इन ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है इन फिफ्थ थोरेसिक रीजन टू प्राइमरी ब्रैंक्यूल्स में डिवाइड कर जाते हैं। देन प्राइमरी ब्रैंक्यूल अगेन कई सारे डिवीजन करने के बाद टर्शरी, सेकेंडरी एंड क्वार्टिनरी ब्रैंक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ जो क्वार्टिनरी ब्रैंक्यूल फाइनली बैग के इन मॉडिफाइड हो जाता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे बोला जाता है एल्वोलाई। नाउ इतने पार्ट में से दो पार्ट को डिवाइड किया गया है, कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। जो रेस्ट पार्ट है मतलब कि एल्वोलाई को छोड़ के जितने भी पार्ट हैं वो सभी कंडक्टिंग पार्ट में होंगे और एल्वोलाई एज ए रेस्पिरेटरी पार्ट। नाउ अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। नाउ कम टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज कि एक्सचेंज मतलब कि जितनी भी बॉडी सेल है वहाँ पे एक्सचेंज कहाँ कहाँ होगा गैसेस का। ये एक्सचेंज एल्वेलाई में होगा। एल्वेलाई में ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाएंगे विद इन एल्वेलाई के अंदर। देन एल्वेलाई क्या करेंगे, इन्हें बाहर कर देंगे थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सिंपली बस दो साइट हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो exchange of gases take on two sides. First is alveoli and second is tissues. तो स्ट्रक्चर के थ्रू इसे डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ पे एल्वोलाई और टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ऑलरेडी हमने जब गैसियस
एक्सचेंज या ब्रीदिंग मैकेनिज्म डिस्कस किया था। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में ये वहाँ पे ये डिस्कस हुआ था कि प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करते हैं। अगर लंग में एल्वेलाई के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो रिलीज कर दिया जाएगा, अगर कम है तो जो एयर है एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ आ जाएंगे, तो ड्रॉन इन हो जाए जो प्रोसेस होता है। तो इसी प्रेशर ग्रेडियंट मेनली वर्क करते हैं एल्वेलाई। सिंपली यहाँ पे भी प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करेंगे, जिसे mmHg मिलीमीटर मरकरी प्रेशर में डिनोट किया जाता है। तो एक्चुअली में मिलीमीटर मरकरी प्रेशर कितना होता है और कैसे वर्क करते हैं एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ना इनके प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना होता है और लंग्स में कितने होते हैं। तो इन एटमॉस्फेयर देन इन alveoli देन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे ब्लड, अगर ब्लड में ये प्रेजेंट है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो इन्हें बोला जाएगा ऑक्सीजनेटेड, और ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है तब इन्हें बोला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ एल्वेलाई के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद टिश्यू एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे कैसे एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन का प्रेशर देखें तो ज़्यादा होता है, तो वो कितना होगा 159 mmHg प्रेशर। 159 mmHg प्रेशर। वही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ही कम या अमाउंट बहुत ही कम होते हैं, ये होते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.3 mmHg। तो नाउ एल्वेलाई में कितना प्रेशर होगा, यहाँ से इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर एल्वेलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है 104 mmHg प्रेशर। mmHg पूरे जितने प्रेशर होंगे वो mmHg में ही होंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एल्वेलाई के अंदर कम होते हैं और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा इसका प्रेशर होता है, जिसके थ्रू इंस्पायरेशन के थ्रू हायर से ये लोअर में इसी वजह से आ जाते हैं। मतलब एल्वेलाई के अंदर एयर कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे या डिफ्यूज़ कैसे होंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इस ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और एल्वेलाई में कम है। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे डिफ्यूज, ये एल्वेलाई में इतने प्रेशर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 104 mmHg प्रेशर है तो वो सारे के सारे डिफ्यूज कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ब्लड में वो 95 mmHg प्रेशर प्रेजेंट होता है। 95 mmHg प्रेशर, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं, कुछ रेस्ट रह जाते हैं एल्वेलाई विद इन एल्वेलाई में। अब नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये टिश्यू में ट्रांसफर होंगे। अब टिश्यू में ट्रांसफर कैसे होंगे, यहाँ पे टिश्यू में ऑलरेडी जो ऑक्सीजन प्रेशर है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। वो होता है 40 mmHg प्रेशर।
40 mmHg, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो ऑक्सीजन लिए हुए हैं आरबीसीज कैरी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, टिश्यू में ट्रांसपोर्ट कर देंगे और रिलीज कर देंगे। देन यहाँ पे भी डिफ्यूजन होगा। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, अगर इन यहाँ से कंपेयर किया जाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो प्रेजेंट होंगे जो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन प्रेशर जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 mmHg प्रेशर ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में टिश्यू में 45 एंड यहाँ पे 40 mmHg। अब नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है इन कंपैरिजन टू एल्वोलाई। एल्वोलाई में जो प्रेशर होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का वो एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड कम होंगे। वो कितने होते हैं, देन यहाँ पे कितने होंगे, एल्वोलाई के अंदर 40 mmHg प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से ये बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो बाहर रिलीज हो पाते हैं, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब यहाँ पे जब एल्वोलाई देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इनका प्रेशर कितना रहेगा, ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 40 mmHg इनका प्रेशर होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड का। ना टिश्यू में इनका प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है और ये टिश्यू में 45, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी टिश्यू में हो रहे हैं, तो टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने की वजह से जो 5% या 45 mmHg प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में बन रहे हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम अमाउंट में है। तो यहाँ पे ये कितना है, अगर 45 mmHg प्रेशर भी ज़्यादा है तब भी ये क्या करेंगे, आरबीसी में डिफ्यूज कर जाएंगे और डिफ्यूज करके अगेन जो ब्लड का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 4 mmHg प्रेशर रहता है, यही जो 5 mmHg प्रेशर जो टिश्यू में है मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, वो क्या होगा कि डिफ्यूज कर जाएंगे एंड देन अगेन यहाँ पे 45 mmHg प्रेशर हो जाएगा। अब इसमें एल्वोलाई में देख लेते हैं कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एल्वोलाई के अंदर। तो एल्वोलाई यहाँ पे एल्वोलाई में गैसेस डिफ्यूजन होगा। यहाँ पे 104 ऑक्सीजन प्रेशर 104 mmHg है। सभी प्रेशर mmHg में ही लेंगे, मिलीमीटर पर मरकरी और मर्क्यूरी प्रेशर। यहाँ पे मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर 104 है। अब एटमॉस्फेयर में 159 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर है, यहाँ पे mmHg प्रेशर है। तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएंगे, ऑक्सीजन अंदर के साइड आएंगे और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेस इन अमाउंट में है, वो कितना है 40 mmHg प्रेशर है इनका।
40 mmHg प्रेशर है और ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे आउटसाइड। कितना यहाँ पे प्रेशर है, 0.3 mmHg प्रेशर इनका है। तो 0.3 mmHg प्रेशर होने की वजह से ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब इनका डिफ्यूजन कैसे कैरिड आउट होता है, वही डिफ्यूजन प्रोसेस में यहाँ पे जो लेयर होते हैं वो 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। वन कौन सा होगा, एल्वेलाई मेम्ब्रेन, एपिथेलियल सेल होंगी एल्वेलाई की। देन सेकेंड बेसमेंट सब्सटेंस, यहाँ पे बेसमेंट सब्सटेंस फिल होगा। देन थर्ड जो मेम्ब्रेन होंगी एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियल मेम्ब्रेन होंगे ब्लड वेसल्स के, ब्लड कैपिलरीज। तो ये यहाँ पे epithelium of alveoli, then basement then endothelial layer, blood vessels, blood capillaries, ब्लड कैपिलरीज। अब ये इतने लेयर के बाद यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं। तो ब्लड कैपिलरीज लंग में जा रहे हैं, यहाँ पे हार्ट, देन यहाँ पे कैसे ट्रांसफर लंग सॉरी यहाँ पे हार्ट है, हार्ट 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 से ये राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट और सॉरी लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे हार्ट पे कैसे डिफ्यूजन प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हार्ट का भी पार्टिसिपेशन होता है। देन ऑक्सीजन एंड सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएंगे, यहाँ पे आरबीसीज प्रेजेंट होंगी। डिफ्यूजन के बाद यहाँ पे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, वो सिंपली कैरी करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज करके आरबीसी पे चले आएंगे। अब आरबीसी भी जितनी भी होंगी यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगी और क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होंगे जो ऑक्सीजन कैरी करने का फंक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जब ये आरबीसी जितनी भी हैं
वो ऑक्सीजन कैरी करेंगी, तब ये ब्लड बोला, इस ब्लड को क्या बोला जाएगा, इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहाँ से, ये ये कैपिलरीज लंग से होकर आ रहे हैं और ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, तो इनके हार्ट और लंग के बीच में जो कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, इन्हें बोला जाएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे जितनी पल्मोनरी वेन, और ये जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट है, वो क्या करेगा कि, सॉरी ये राइट है, लेफ्ट है, ये ऑरिकल, वेंट्रिकल, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, अगेन वेंट्रिकल। तो यहाँ पे राइट पार्ट से सबसे पहले जो सिस्टमैटिक वैन है, सिस्टमैटिक वैन के थ्रू ब्लड से और डिफरेंट सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स कि डीऑक्सीजनेटेड किससे रिलेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब कि इस जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले जो हार्ट है, हार्ट के राइट पार्ट के ऑरिकल में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, देन ऑरिकल से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से फाइनल ये अराइज जो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे इन लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जब ब्लड लंग्स में ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होंगे, तो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे और सिंपली यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन, ऑक्सीजन डिफ्यूज करके आरबीसी पे चले आएंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन कैरियर की तरह वर्क करता है ना। आरबीसी पे जब ये सभी आरबीसी ऑक्सीजन से डिफ्यूज कर जाएंगे, तो जो ब्लड हो जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और जो वैन इन्हें कैरी करेगी इन्हें बोला जाएगा पल्मोनरी वैन, देन ट्रांसपोर्ट ब्लड इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से देन ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे ये ब्लड इन वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर जो सिस्टमैटिक अरोटा राइज करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सब बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे सेल प्रेजेंट होगी, जब ये कैपिलरीज में, माइन्यूट कैपिलरीज में चेंज होंगे, तो कैपिलरीज क्या करेंगे, यहाँ पे आरबीसी पर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg यहाँ पे प्रेशर है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 95 mmHg प्रेशर है। सिमिलरली यहाँ पर भी 95 mmHg प्रेशर होगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेशर है वो कम है, वो कितना है 45 mmHg प्रेशर है, 45 mmHg प्रेशर है। तो हायर टू लोअर चले जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूजन हो जाएगा और एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आरबीसी पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पे 95 से 45 की तरफ गए, देन यहाँ पे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अगेन 45 mmHg प्रेशर है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 mmHg प्रेशर होता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो कितना है, अगेन 40
Hg प्रेशर। तो 40 से 45 में कैसे कन्वर्ट हुए, ये जो 5 mm Hg प्रेशर जो ज़्यादा है वही डिफ्यूज़ कर जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होंगे, यहाँ दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया विद इन सेल, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे कि रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, एक एक कार्बन को रिलीज कर दिया जाता है इन ऑक्सीडाइज फॉर्म में। यहीं पर वही कार्बन डाइऑक्साइड है, वही कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू रिलीज हो रहे हैं। अब 45 mg होने की वजह से यहाँ पे 40 mmHg प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे डिफ्यूज कर जाते हैं आरबीसी पे हाई प्रेशर होने की वजह से। देन हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से जब ये डिफ्यूज कर जाते हैं अपना ब्लड को, जो क्या बोला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे इन राइट ऑरिकल में, और इन राइट हार्ट ऑफ ऑरिकल, देन राइट हार्ट ऑफ ऑरिकल से देन थ्रू वॉल के थ्रू यहाँ पे वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। अब वेंट्रिकल इन्हें पंप करेंगे अगेन एल्वोलाई और लंग के एल्वोलाई तक। देन यहाँ पे फिर से डिफ्यूजन प्रोसेस, देन ऑरिकल, वेंट्रिकल एंड सिस्टमैटिक अरोटा के थ्रू यहाँ पे डिफरेंट टिश्यू में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे ना। ये तो गैसेस डिफ्यूजन हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया कि सेल्स में गैस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, एल्वोलाई का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में ये ट्रांसपोर्ट डिस्कस होगा कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इस ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और किसके थ्रू होते हैं और कैसे एक्चुअली में किस फॉर्म में हो रहे हैं। तो एज सच इसी फॉर्म में नहीं होते हैं कि आरबीसीज और हीमोग्लोबिन यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तो सिंपल कैसे प्रेशर ग्रेडियंट वर्क कर रहा था, प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजिली कैरिड आउट हो पा रहे थे। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर इंक्रीज होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, देन अगेन यहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर है यहाँ पे कम हो जाता है, 40 mmHg होता है, तो जिसकी वजह से वो 104 से 40 mmHg में डिफ्यूज़ करना इजी है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, 104 है तो सिर्फ 95 mmHg प्रेशर वाला ही हो पाता है आरबीसी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं इन डिफरेंट सेल ऑफ टिश्यू में। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है और यहाँ पे 95 है, तो अगेन हायर टू लोअर डिफ्यूज कर जाएंगे। देन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे सेल के अंदर, और यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं उन्हें ले लिया जाएगा। देन फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आ जाएंगे तो इन्हें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड blood. Now transport in auricle. In next class में क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ these gases डिस्कस होगा in next class.